बाहुबली नॉर्दर्न प्लेन्स का शब्द हुआ, गोवा में क्या कहते हैं? गोवा में हम डॉन गोवा में आप माइकल को क्या कहेंगे? माइकल लोबो ऐसे है जो आज कह रहे हैं कि 5 सीटों पे मैं अपने उम्मीदवार ला सकता हूँ। वो तो डेफिनेटली, ये तो केक तो किंग है या किंग मेकर है। और आज जब पर्रिकर जैसे नेता नहीं रहे तो गोवा की राजनीति वापस उसी आयाराम गयाराम तो हरियाणा में हुआ करता था, लेकिन गोवा में कभी कभी लगता है आया सरदेसाई गया सरदेसाई, या कहीं आया माइकल गया माइकल। अब गोवा वाइल्ड वेस्ट हो गया है, और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, वो सारी पार्टीज के लिए। तो हम ये समझना चाहते हैं कि गोवा में एक क्या हम एक पर्सनालिटी कल्ट में फंस गए? इंस्टीट्यूशंस क्यों ग्रो नहीं कर पाए, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे वो दूसरी पार्टीज की बात हो? तो मनोहर पर्रिकर ने अपनी एक पर्सनालिटी बना दी कि मैं इन बाकियों से अलग हूं, लेकिन उसी मनोहर पर्रिकर को एंड में डिफेक्टर्स का हेल्प लेना पड़ा सरकार में 2017 बनाने में। वो बीजेपी का वोट शेयर नहीं था, वो मनोहर पर्रिकर जी का वोट शेयर था। क्योंकि अगर बीजेपी का वोट शेयर होता तो प्योरली विचारधारा पे होता, और अगर वो विचारधारा लाके अगर बीजेपी यहाँ अपना वोट शेयर बनाने की कोशिश करती तो वो फेल हो जाती। उत्पल पर्रिकर इज द वाइल्ड कार्ड ऑफ दिस इलेक्शन। प्रमोद सावंत रिप्रेजेंट्स न्यू बीजेपी इन अ वे, एंड उत्पल पर्रिकर रिप्रेजेंट्स ओल्ड बीजेपी। जो मनोहर पर्रिकर के क्लोज लोग थे, जो उनके नजदीक लोग थे, उन्होंने एक तरह से उत्पल पर्रिकर के जरिए एक मैसेज देना चाहा है बीजेपी को कि हम भी हैं, अभी भी हमें मत भूलिए। मैंने किसी को आज कह दिया कि कांग्रेस का सीएम के लिए फ्रंट रनर क्या दिगंबर कामत है। उन्होंने कहा राजदीप कोई रनर ही नहीं रह गया तो एक ही तो फ्रंट रनर होगा, बाकी सब रनर तो भाग गए। पहली बार कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि 38 सीट्स के ऊपर एक नया उम्मीदवार दे सकते हैं। कांग्रेस इज अ पार्टी विथ इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जब टीएमसी यहाँ पे आ गई, उन्होंने वो कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स हटाना शुरू किया। आज जब हम इस राजनीति की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल वही है कि 65% से ज्यादा लोग, आप कभी कोई भी सर्वे देख लो, वांट चेंज इन गवर्नमेंट। लेकिन अगर उसी 65% को आप बोलोगे कि कौन सी सरकार चाहिए, वो डिवाइडेड तो एक फ्रैक्चर्ड ऑपोजिशन है। 2015 में आपने बड़ी जीत हासिल की थी दिल्ली में, तो आपको लगा कि अब हमने दिल्ली जीत ली है, अब हम दूसरे छोटे राज्य में चलते हैं, गोवा जीत जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस 2021 में बंगाल जीतती है, उनको लगा अब हम बंगाल जीत गए, अब हम ऐसे राज्य में चलते हैं जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर ऐड करें तो 30% से ज्यादा। ममता बनर्जी इज द डार्लिंग ऑफ माइनॉरिटीज, उन्होंने मोदी जी को टक्कर दी है, गोवा में भी टक्कर देंगे। कुछ हद तो आपको मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 सालों में मेहनत की है एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नेता ढूंढने के लिए, जो आसान नहीं है गोवा में, बट मेन कम से कम कोविड के टाइम पर आम आदमी पार्टी के लोग जमीन पर दिखाई दिए गए। कि गोवा के लोग वैसे कास्ट पॉलिटिक्स पर करते हैं, लेकिन आपको भी पता चला है कि हम लास्ट टाइम कैथलिक वोट पर खेले थे, उससे चुनाव नहीं बनता, हमको दोनों समाज को साथ लेकर करना है। तो आई थिंक आप हैज बेटर प्रोस्पेक्ट्स। टीएमसी ने एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह गोवा में आ गए हैं, एक प्लेटफॉर्म हम नया देंगे, वो आसान नहीं है। कि अगर कल आम आदमी पार्टी की 4-5 सीटें आ जाती है और बीजेपी को 4 सीटों की जरूरत है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। जब तक टीएमसी नहीं आई थी, सब आपको कह रहे थे कि बाहर वाली पार्टी है, ये नई पार्टी है। टीएमसी आ गई और आप पुरानी लगने लगी। गोवा में किंग मेकर की कोई कमी नहीं है, किंग की कमी है, किंग की कमी है, किंग की कमी है। वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी बात इस पॉलिटिकल गेम में हो नहीं पा रही है? गोवा में कौन सी बातें होनी चाहिए थी? आम गोवन के इश्यूज कौन से हैं जो इस पॉलिटिकल केओस में, जिनके बारे में हम सुन नहीं पा रहे हैं, स्पेशली नेशनल मीडिया? गोवा के लोग अभी भी, जैसे आपने कहा, दिल बड़ा है हमारा, हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते लाइफ में जितना आप लोग उत्तर भारत में स्ट्रेस लेते हैं। नहीं, वो दिख रहा है सर शर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल टॉप की गोवा चुनाव यात्रा, और मैं हूं निखिल, रजत और रूहानी के साथ फिलहाल पंजे में हूं। और पंजे में आने के मकसदों में से एक ये भी था कि गोवा की जो कॉम्प्लिकेट होती जा रही राजनीति है उसको समझा जाए, और समझने के लिए हमने 2 मूर्धन्य लोगों को साथ में बिठाया है, उनसे वक्त लिया है। दोनों अपने अपने वक्त में बिजी थे, लेकिन आज गंगा जमुना का, और या कहीं मांडवा जुआरी का मिलन हो गया है। हमारे साथ राजदीप सरदेसाई हैं, लीड्स टू इंट्रोडक्शन, और हमारे साथ हैं प्रमोद आचार्य, आप प्रूडेंट मीडिया ग्रुप के संपादक हैं, खूब सारा काम करते हैं डिजिटल, टीवी और प्रिंट तीनों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। पहली चीज़ जो एक आउटसाइडर यहाँ आकर के गोवा में देखता है, उसके बारे में सुनता है, लिटरेसी रेट एक्सीलेंट, पर कैपिटा इनकम excellent, crime I'll say water is under the bridge
टूरिज्म सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड। पॉलिटिक्स को क्या हो गया है गोवा की? प्रेसिडेंट डिमांड्स, आप शुरू करें राजदीप। वैसे प्रमोद एक्सपर्ट है, मैं नॉन रेजिडेंट गोवन अपने आप को समझता हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, गोवा की सुंदरता जितनी है उतनी उनकी पॉलिटिक्स जो है वो आप कह सकते हैं अगली बन गई है। एक ऐसा एक तस्वीर आ गई है जो सामान्य व्यक्ति को लगेगा ये किस तरह की राजनीति हो रही है। बिल्कुल लो लेवल राजनीति जिसे कहेंगे, जिसे आप कहेंगे कि आया राम गया राम तो हरियाणा में हुआ करता था, लेकिन गोवा में कभी कभी लगता है आया सरदेसाई गया सरदेसाई, या कहिए आया माइकल गया माइकल। इसके 2-3 कारण हैं मुझे लगता है निखिल, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि जब आप छोटे राज्य होते हैं तो हर कंस्टिट्यूंसी 25-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती। 11.5 लाख की आबादी है, 40 कंस्टिट्यूंसी है। अगर आप 8-9 हज़ार वोट भी अपनी तरफ कर दे तो आप चुनाव जीत सकते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि एक तरह से मनी पावर आ गई है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास धन है तो आप शायद चुनाव एक तरह से यू कैन बाय एन इलेक्शन, आप चुनाव अब खरीद सकते हैं एक तरह। उसके साथ साथ क्या हुआ है कि गोवा, ये जो छोटे पार्टीज का जो एक जमावड़ा यहाँ आ गया है, क्योंकि लोगों कॉस्ट ऑफ एंट्री इनटू गोवा बहुत कम है। आप आ सकते हैं, अपनी पार्टी बना ले, या रीजनल पार्टी भी हो, 4-5 एमएलए भी अगर आपके पास हो तो आप प्लेयर बन जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एंट्री भी कम है, तो कॉस्ट ऑफ एंट्री कम, छोटे कंस्टिट्यूंसीज। तीसरी बात मुझे लगता है कि हर कंस्टिट्यूंसी का एक तरह से दादा बन गया है, और अगर वो पंचायत के में सरपंच से लेकर वो एमएलए बन सकता है बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये 3-4, मैं तो दंग रह गया कि कालांगुट का जो सरपंच है, ही इज ड्राइविंग मर्सिडीज। अब आप सोचिए कहां कि पंचायत लेवल के लीडर्स भी अगर मर्सिडीज चला रहे हैं। तो आखिरी पॉइंट मैं कहूंगा विचारधारा। अब ये है कि गोवा की राजनीति में विचारधारा है या नहीं। गोवा की राजनीति विचारधाराहीन जरूर बन गई है, क्योंकि जो मेजर नेशनल पार्टीज थे वो भी एक तरह से ये छोटे पार्टियों पर डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनके बगैर हम सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा अक्सर होती है। तो ये छोटे पार्टी बहुत, उनका एक बिजनेस मॉडल बन गया है कि हम 3-4 एमजीपी हो, जो गोवा की पहली पार्टी थी, उनका भी ये बिजनेस मॉडल है, या गोवा फॉरवर्ड जिन्होंने पिछली सरकार में बीजेपी के साथ समझौता किया। आपके पास 3 एमएलए हैं, 2 को मंत्री बना दीजिए, सरकार को समर्थन कर दीजिए और आप पूरी राजनीति बदल सकते हैं। तो छोटे राज्यों में आप देखेंगे एक इंस्टेबिलिटी फैक्टर है, नॉर्थ ईस्ट में भी है और गोवा में भी है। प्रमोद जी, इसी चीज़ को हम, क्योंकि आपने माइक्रोस्कोप लेके गोवा की पॉलिटिक्स को देखा है, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, गोवा में जो अलग अलग लेवल पे पॉलिटिक्स चल रही है, जैसे ग्राम पंचायत का सर उदाहरण दे रहे थे, ब्लॉक लेवल हो गया, जिला पंचायत हो गया, और फिर उसके बाद एमएलए एमपी, ये ऊपरी लेवल्स हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा कि ये गोवा में कुछ ज़्यादा ही इन टैंडम चल रहा है। यहाँ पे एक सरपंच पार्टी चेंज करके अगले दिन एमएलए का उसको टिकट मिल जाता है, वो चुनाव लड़ने लगते हैं। गोवा की राजनीति में इन अलग अलग लेवल्स पे किस तरह से ये, मतलब जो एक्टर्स हैं, नॉन एक्टर्स हैं, वो किस तरह प्ले आउट होते हैं, क्या उसके बारे में आप थोड़ा एक बैकग्राउंडर दे सकते हैं? 2 चीज़ें हैं। मतलब पहली चीज़ ये है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इतनी छोटी है कि हर जो विधायक है वो हर किसी मतदाता को जानता है, मतलब उसका पर्सनल कनेक्ट रहता है। आप अभी गोवा में हो, अगर आप देखेंगे तो हमारा कैंपेन कैसे चल रहा है, तो वो डोर टू डोर चल रहा है। और जब मैं डोर टू डोर बोलता हूँ तो मतलब वो एक्चुअली 100% डोर टू डोर है। मतलब हर उम्मीदवार हर घर पहुँचेगा ही पहुँचेगा। सो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होने की वजह से ये जो इंटरपर्सनल कनेक्ट होता है एक उम्मीदवार का, वो उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना एक पार्टी का सिंबल। इसीलिए ये इंटरडिपेंडेंसी आ जाती है कि अगर पार्टी अगर किसी दूसरे उम्मीदवार को भी लेती है, जैसे राजदीप सर ने कहा, वो अपने उस 50% कैपिटल के साथ आ जाता है जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी में कनेक्ट रहता है, या शायद 30% कैपिटल के साथ आ जाता है। दैट इज़ द रीज़न आप ये जो देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ जो शिफ्टिंग होता है, ये नहीं है कि पीपल आर नॉट डिस्गस्टेड। एटलीस्ट 2017 के बाद जो शुरू हुआ, और बेसिकली जो पर्रिकर जी के निधन के बाद शुरू हुआ, उससे आई कैन टेल यू दैट एवरीबडी इज डिस्गस्टेड। नाउ व्हाट हैपन हमें देखना पड़ेगा। बट पर्रिकर जी ऐसे एक व्यक्ति थे जो गोवा के राजनीति का एक प्रिंसिपल पोल बन गए थे।
जैसे आपको याद होगा कि 90 के दशक में यही आयाराम गयाराम की राजनीति चल रही थी। उसी राजनीति से तंग आकर पर्रिकर जैसे नेता का उदय हुआ, और आज जब पर्रिकर जैसे नेता नहीं रहे तो गोवा की राजनीति वापस उसी आयाराम गयाराम या शिफ्टिंग के माहौल में चली गई। तो ये देखिए कि फ्रॉम द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जब वो प्रिंसिपल पूल ही गायब हो जाता है तब ना विचारधारा रहती है, ना पार्टी रहती है, ना किसी का किसी से लगाव रहता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो उसी मुझे वो 90 के दशक की याद दिलाता है। सवाल ये है कि जो हुआ है अभी उससे किसी और नेता का उदय होगा जो वो प्रिंसिपल पोल बन सकेगा। देखिए निखिल, क्योंकि डिजिटल में है ना, एक वर्ड मैं देखता हूं आजकल डिजिटल जमाने में, हाइपर लोकल, कि हम कोई यूट्यूब चैनल कर रहे हैं उसे हाइपर लोकल करिए, यानी उस एरिया के लोगों से जुड़ जाइए, उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों से जुड़ जाइए। ये राजनीति हाइपर लोकल हो गई है। जब राजनीति इतनी हाइपर, ये है गोवा राज्य है, लेकिन जो जिस तरह की आबादी है, जिस तरह की कंस्टिट्यूंसीज है, उसे हाइपर लोकल पॉलिटिक्स में बदल जाता है। और हाइपर लोकल पॉलिटिक्स का एडवांटेज ये है कि आपका कनेक्ट लोकल लोगों से होता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आप फिर बार्गेनिंग बन के किंग मेकर आसानी से बन सकते हैं। बिल्कुल। सर, आप पर्रिकर के गोवा की राजनीति में एक स्तंभ होने को लेकर बात कर रहे थे और उसी पे हम चाहते हैं कि सर आप रिएक्ट करें। हमने ये देखा कि जब पर्रिकर थे ऐसा नहीं है कि तब कंसोलिडेशन एक्सरसाइज बीजेपी ने नहीं किया, तब भी दूसरी पार्टी से एमएलएज आए हैं, तब भी दूसरी पार्टीज को स्प्लिट किया गया है, लेकिन एक सेंस ऑफ कंट्रोल था। अब गोवा वाइल्ड वेस्ट हो गया है, और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, वो सारी पार्टीज के लिए। तो हम ये समझना चाहते हैं कि गोवा में एक क्या हम एक पर्सनालिटी कल्ट में फंस गए? इंस्टीट्यूशंस क्यों ग्रो नहीं कर पाए? चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे वो दूसरी पार्टीज की बात हो। पहले कांग्रेस ने भी, कामा साहब ने चलाई सरकार 5 साल, उनकी सरकार रही, पर्रिकर साहब भी रहे। 14 में जाते हैं सेंटर, जब नरेंद्र मोदी के लिए एक टीम बनाने की बात होती है और उस गोवा में से पर्रिकर साहब को लोन किया जाता है। उनके पीछे बीजेपी क्यों एक गुंजाइश रह गई? क्यों वो अपना पार्टी स्ट्रक्चर या एक लीडर एस्टैब्लिश नहीं कर पाए जो उनकी जगह ले? देखिए निखिल, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि 90 के दशक में, जहां जैसे प्रमोद कह रहे थे कई सरकारें हुई, तब बीजेपी बहुत छोटी पार्टी थी। आप देखिए 98 में भी, जब 1989 इलेक्शन में बीजेपी बाकी देश में ग्रो कर रही थी, तभी भी बीजेपी गोवा की कभी नंबर 1 पार्टी नहीं बनी। पहली बार नंबर 1 पार्टी मुझे लगता है 2012 में बनी, जब मेजॉरिटी आई। 2002 में भी जब पर्रिकर पहली बार आते हैं, उनको छोटी पार्टियों का समर्थन लेकर सरकार बनानी पड़ती। मैं इसी गोवा में, मुझे याद है 93 में आया था, जब बीजेपी के पहली बार विधायक बने। राम जन्मभूमि मूवमेंट के बाद 4 बने, वो भी एमजीपी जो यहाँ की प्रादेशिक पार्टी, रीजनल पार्टी है, उनका सपोर्ट लेके, जिसमें पनोर पर्रिकर एक थे। यानी बीजेपी कभी गोवा की बड़ी पार्टी नहीं बनी थी, ना ही उनका एक तरह से रूटेड ढांचा था। ये केवल पिछले 10 सालों में आप कह सकते हैं, या 15 सालों में, जैसे प्रमोद कह रहे थे, लोगों का जो गुस्सा था कि ये पार्टियां के हर दिन नई पार्टी बन रही है, या कोई पार्टी डूब रही है, या सरकार नहीं बन रही है, तो लोगों का एक गुस्सा था। लोगों ने कहा चलिए हमें स्थिर सरकार चाहिए। उसमें मनोहर पर्रिकर उभर कर आए। लेकिन जब आप जमीन पर जाएंगे तो आप देखेंगे बीजेपी के इतने कोई बड़े नेता कभी नहीं थे गोवा में। 2-3 छोड़कर बीजेपी को एमजीपी पर डिपेंडेंट करना पड़ा। बाकी तो मनोहर पर्रिकर ने अपनी एक पर्सनालिटी बना दी कि मैं इन बाकियों से अलग हूं। लेकिन उसी मनोहर पर्रिकर को एंड में डिफेक्टर्स का हेल्प लेना पड़ा सरकार में 2017 बनाने में। तो मैं समझता हूं बीजेपी की कभी ऐसी एक स्ट्रक्चर नहीं रहा गोवा में जिससे आप कह सकते हैं बीजेपी इज नेचुरल पार्टी ऑफ पावर इन गोवा। बीजेपी, क्योंकि इस स्टेट में आप ये जानिए, और ये 25% क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है, और बगैर क्रिश्चियन पॉपुलेशन के आप सरकार नहीं बना सकते। मनोहर पर्रिकर को भी ये 2012 में पता चला, और उनके ज्यादातर जो एमएलए बने वो क्रिश्चियन एमएलए बने। मनोहर पर्रिकर को क्रिश्चियन एमएलए की मदद लेनी पड़ी। तो बीजेपी को कई एक अलग तरीके की राजनीति करनी पड़ी है, लेकिन उन्होंने पर्सनालिटी मनोहर पर्रिकर की बनाई, लेकिन इंस्टीट्यूशनली ढांचा नहीं बना पाई पार्टी का पूरी तरह से गोवा में।
प्रमोद जी, हमने ये देखा अभी, क्योंकि बीजेपी पावर में है, हम उनके प्रोस्पेक्ट्स को थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, फिर हम अगले विषयों पे चलेंगे। हमने देखा कि बीजेपी अभी सफर कर रही है। हमने प्रमोद सावंत गवर्नमेंट को देखा है कि वो किसी तरह उन्होंने धीरे धीरे अपने पहले एलाइज को कैनिबलाइज किया, फिर उसके बाद दूसरी पार्टीज को स्प्लिट किया, और उसके बाद वो एक मेजोरिटी लेकर के आते हैं। जब इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, आपके 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स चले गए हैं, आपके 3 और एमएलए चले गए, ये नोट्स पुराने हो गए, हो सकता है ये नंबर अपडेट भी हो गया होगा। जिस तरह से एक कोर्स करेक्शन की एक्सरसाइज हमने गुजरात में देखी है, टॉप डाउन, उन्हें लगा कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, उन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। क्या इस तरह की किसी एक्सरसाइज की चर्चा हुई थी गोवा में? अगर हाँ, तो क्यों नहीं हो पाया? बीजेपी अपना पहले गेम क्यों नहीं ठीक कर पाई? 2 चीज़ें हैं। एक जो मुद्दा जो राजदीप सर उठा रहे थे कि गोवा में जो बीजेपी का वोट शेयर था, वो बीजेपी का वोट शेयर नहीं था, वो मनोहर पर्रिकर जी का वोट शेयर था। क्योंकि अगर बीजेपी का वोट शेयर होता तो प्योरली विचारधारा पे होता, और अगर वो विचारधारा लाके अगर बीजेपी यहाँ अपना वोट शेयर बनाने की कोशिश करती तो वो फेल हो जाती। सो जो सॉफ्ट हिंदुत्व का इमेज मनोहर पर्रिकर जी ने भी तैयार किया, वो इसीलिए तैयार किया क्योंकि गोवा के जो लोग हैं उन्हें हार्ड हिंदुत्व की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ही एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। और उन्हें ये भी पता चला कि राजनीति के अरिथमेटिक में यू नीड कैथलिक वोट टू सपोर्ट यू, जिसकी वजह से 2012 में सरकार भी बन गई। उसके बाद ये बीजेपी का पहला चुनाव है जब उनके पास मनोहर पर्रिकर जी नहीं है। मुझे लगता है कि उनको फ्रैंकली पता नहीं है कि उनका वोट कितना है और पर्रिकर जी का वोट कितना है, एंड दैट इज द रीजन दे हैव गॉन इनटू ओवरड्राइव। सो उन्होंने क्या किया है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा वही है जो सर ने बताया कि 2012 तक बीजेपी पूरी तरह अपने केडर और केडर से उभरते हुए लीडर्स पर डिपेंडेंट रही, लेकिन वो कभी भी सरकार में नहीं आ सके खुद के बल पर। तो एक बात उन्हें पता चल गई है कि मनोहर पर्रिकर जी के होते हुए भी जब आप पूरी तरह से अपने केडर पर रिलाय रहे थे, आपको नंबर्स नहीं आ रहे। मनोहर पर्रिकर जी के बाद क्या होगा, ये चिंता बीजेपी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 2-3 सालों से सता रही थी। तो वो ओवरड्राइव में चले गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल क्रिएट अ कॉम्बिनेशन, कि हम जो कांग्रेस के हैवी वेट्स है, जो लोकल सेटअप्स है, उनको अंदर लाएंगे, हमारा भी केडर का एक 20-30% वोट होगा, और अगर वो दोनों वोट्स अगर इकट्ठा आ जाएंगे तो वी विल बी इनविंसिबल। और उस विचारधारा से उन्होंने काम शुरू कर दिया। केंद्र में गोवा बहुत छोटा राज्य होने की वजह से उनके पास वक्त नहीं था कि यहाँ पे डिटेल में जाए। सो उनको प्रॉब्लम्स पता चलने लगी जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को यहाँ पे इलेक्शन इंचार्ज करके भेज दिया, BL संतोष जी यहाँ आने लगे, JP नड्डा जी यहाँ आने लगे, और उनको पता चल गया कि ये काम नहीं कर रहा है, ये लीडर शिफ्ट हो गए हैं, उनके वोटर शिफ्ट नहीं हुए हैं, और उस चक्कर में अपना केडर दूर जा रहा है। नाउ दैट वाज अ वेरी डेंजरस थिंग कि लीडर्स आ गए, उनके वोटर्स आए, इसका भरोसा नहीं है, और जो आपका केडर था वो भी आपके साथ इस चुनाव में रहेगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं है। उसके बाद उन्होंने इवन चुनाव के ऑन द फेस ऑफ इलेक्शन उन्होंने वो इंपोर्ट जो है वो चालू रखा, और उससे वो अभी तक उबर नहीं सके हैं। आज फ्रेंकली बीजेपी को बिल्कुल पता नहीं है कि उनका खुद का वोट शेयर क्या है, पर्रिकर जी के बाद पर्रिकर जी का वोट शेयर क्या था। और आज जब मनोहर पर्रिकर जी के बेटे जो खुद रिवोल्ट करके बाहर गए, उनके साथ सिर्फ पणजी में नहीं पूरे गोवा में कितना वोट शेयर चला जाएगा। Exactly, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रमोद के पास एग्जैक्ट नंबर होगा। बीजेपी पहली बार गोवा में 40 के 40 सीट लड़ रहा है, 39 आउट ऑफ 40 लड़ रहा है अपने दम पर। इसके पहले हमेशा किसी सहयोगी के साथ लड़ता था, MGP वगैरह। उस 39 में से 20 से ज्यादा हैं जो बाहर से आए हैं, जो बीजेपी के नहीं हैं। यानी बीजेपी ने जो मॉडल गोवा में किया, एक तरह से पुडुचेरी में भी अभी हमने पिछले साल देखा था लास्ट टाइम कि कांग्रेस से लाओ लोग। स्टैटिस्टिक्स जो चेक की थी, इन 39 में से सिर्फ 9 उम्मीदवार ऐसे थे जो केडर से है। देखिए, यानी 30 लोग आपने बाहर से लाए, तो वो अपनी राजनीति लाते हैं, उनको कोई बीजेपी से लगाव नहीं है, उनको अपनी सीट जितानी है। और बीजेपी को भी ये पता चल गया कि शायद गोवा में यही मॉडल होगा कि हम कभी भी नंबर 1 पार्टी ऐसे स्टेट में नहीं बन सकते ऑन आवर ओन। पर्रिकर के जमाने में एक बार बने, लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म ये नहीं है कि हर चुनाव में रिलायबिलिटी नहीं, रिलायबिलिटी तो बाहर से लाओ लोग। तो बीजेपी का कांग्रेसीकरण आप कह सकते हैं एक तरह से गोवा में हुआ है।
और इस वजह से जो सबसे बड़ी चीज इस चुनाव में होगी कि वो कार्डर जो है क्या वो बीजेपी के साथ रहेगा या नहीं, और उसका वोट कितना है, क्या वो 15-20% कार्डर है और क्या वो पूरी तरह से ये बीजेपी के नए बीजेपी। जब 2012 में बीजेपी ने 21 सीटें जीती थी तब उन्होंने सिर्फ 28 सीटें कॉन्टेस्ट की थी। अच्छा, तो 28 में से 21 जीते थे। तो वो बहुत स्ट्रेटेजिक था, वो कंसोलिडेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक था, और उसमें से 8 से 10 कैथलिक मुझे लगता है एमएलए थे। बिल्कुल, लेकिन उसके एक और चीज थी, वो एमजीपी के साथ अलायंस में थे और लोगों को कांग्रेस सरकार से जो 2007 से 2012 के बीच में उसे घिन आ गई थी जी। लेकिन वो कैपिटलाइज करने वाला एक नेता भी था विद मैसेज और मैसेंजर दूसरी तरफ था। आज जब हम इस राजनीति की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल वही है कि 65% से ज्यादा लोग, आप कोई भी सर्वे देख लो, वांट चेंज इन गवर्नमेंट। लेकिन अगर उसी 65% को आप बोलोगे कि कौन सी सरकार चाहिए, वो डिवाइडेड है, फ्रैक्चर्ड ऑपोजिशन है। चलिए, ऑपोजिशन जो 2012 में नहीं था जी। 2012 में इसी संख्या में लोग कह रहे थे कि हमें सरकार में बदल चाहिए, और उनको वो बहुत क्लियर थे कि हमें मनोहर पर्रिकर जी मुख्यमंत्री चाहिए। चलिए, अब हम कुछ कमेंट्स चाहते हैं अपने पैनल से। 2 प्लेयर्स और हैं। एक प्लेयर पुराना है जिसने पिछले बार मैच खेला, बुरी तरह हारा, लेकिन उसका स्पिरिट अभी बना हुआ है। आम आदमी पार्टी 39 सीट्स पे लड़ते हैं, 38 पे उनकी जमानत जब्त होती है 2017 में, लेकिन इस बार वो 40 के 40 कंटेस्ट कर रहे हैं, पूरी स्पीड से अपना कैंपेन चला रहे हैं। सीएम फेस उन्होंने डिक्लेयर किया है। राजदीप, आप कैसे देख रहे हैं आपके प्रोस्पेक्ट्स को? देखिए, आप यानी मेरे प्रोस्पेक्ट्स, नहीं, आम आदमी पार्टी में ऐसे जोक कर रहा हूं। अब आप ऐसे कहते हैं, बाद में विवाद बन जाता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं देखिए, ऐसा है, गोवा में आपने आप और टीएमसी का जिक्र किया, लेकिन इसके पहले कांग्रेस की भी बात करते हैं या बाद में करेंगे। लेकिन आपको देखिए, आपने पहली बार गोवा में चुनाव लड़ा 2017 में। तब क्या हुआ था, 2015 में आपने बड़ी जीत हासिल की थी दिल्ली में। तो आपको लगा कि अब हमने दिल्ली जीत ली है, अब हम दूसरे छोटे राज्य में चलते हैं, गोवा जीत जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस 2021 में बंगाल जीतती है, उनको लगा अब हम बंगाल जीत गए, अब हम ऐसे राज्य में चलते हैं जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर ऐड करें तो 30% से ज्यादा। ममता बनर्जी इज द डार्लिंग ऑफ माइनॉरिटीज, उन्होंने मोदी जी को टक्कर दी है, गोवा में भी टक्कर देंगे। अब ये दोनों आप और टीएमसी की एक ही दिक्कत हो गई, गोवा जो है ना वो जैसे मेरे दोस्त संदेश प्रभुदेसाई ने किताब लिखी है, ये अजीब गोवा है और ये गजब जगह है, तो वो आप वहां रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी ने एक तो किया, 2017 में उनको लगा कि दिल्ली में जीत गए इसलिए गोवा जीत सकते हैं। उसके बाद जब उनको कोई सीट नहीं मिली, ज्यादातर सीटों में डिपॉजिट हार गए या सभी में डिपॉजिट हार गए, तो उनको लगा कि अब हमें मेहनत जमीन पर करनी पड़ेगी। कुछ हद तो आपको मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 सालों में मेहनत की है एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नेता ढूंढने के लिए, जो आसान नहीं है गोवा में, बट मेन कम से कम कोविड के टाइम पर आम आदमी पार्टी के लोग जमीन पर दिखाई दिए गए। टीएमसी दूसरी तरफ केवल 4 महीने पहले आती है और लगता है कि जो पीके मॉडल है कि हम इलेक्शन मैनेज करेंगे और गोवा जीत सकते हैं, वो नहीं हो पाया। आपने मेहनत की है, इसलिए मुझे लगता है उनको शायद कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। वो वोट शेयर में सफलता है या सीटों में है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस चुनाव का वही है, जो एंटी बीजेपी वोट है वो क्या किसी एक पक्ष पर कंसोलिडेट होगा, किसी एक कैंडिडेट पर, कि ये कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है, हम उसे सपोर्ट देंगे। अगर उस तरह की भावना रही तो आप 4-5 सीटें जीत सकता है जहां उनका कैंडिडेट कांग्रेस से बेहतर है। आप कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादातर ले रहा है, लेकिन कुछ हद तक इस बार जो फर्क है बीजेपी का वोट ले रहा है। 2017 में आपने क्रिश्चियन फेस आगे किया था, एल्विस गोम्स, जो आज कांग्रेस में है। इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि हम भंडारी समाज का मुख्यमंत्री देंगे। भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है गोवा में, करीब 30-32% कुछ सर्वेस के मुताबिक बड़ा ओबीसी है। केवल एक मुख्यमंत्री इतने सालों में बना है। तो आम आदमी पार्टी, और मुझे नहीं लगता कि गोवा के लोग वैसे कास्ट पॉलिटिक्स पर करते हैं, लेकिन आपको भी पता चला है कि हम लास्ट टाइम कैथलिक वोट पर खेले थे, उससे चुनाव नहीं बनता, हमको दोनों समाज को साथ लेकर करना है। तो आई थिंक आप हैज बेटर प्रोस्पेक्ट्स। टीएमसी ने एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह गोवा में आ गए हैं, एक प्लेटफॉर्म हम नया देंगे, वो आसान नहीं है निखिल।
प्रमोद जी, हम टीएमसी और कांग्रेस दोनों को लेकर चाहते हैं, आप दोनों के प्रोस्पेक्ट्स पे बात करें। आपकी प्रशांत से भी मुलाकात हुई थी, आज मैं मिल के आया हूँ टीएमसी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं किरण कांडोलकर। मैंने उनसे पूछा कि सर आप सरकार बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपके क्या नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम और एमजीपी मिला के 22 ले आएंगे। तो मैंने कहा ये तो प्रमोद सावंत का टारगेट आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन वो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा में कितना दम है? और स्पेशली जो ये एक्सपेरिमेंट है कि एक पार्टी आती है और उसके साथ में एक पोल स्ट्रैटेजिस्ट आती है, उनकी कंपनी साथ में आती है जो पार्टी को एडवाइस करती है। गोवा की जो हवा है जिसमें थोड़ा नमक भी है, साथ में समंदर लगा हुआ है, उसमें ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल आपको दिख रहा है? और कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स आप कैसे देख रहे हैं? 10 साल हो गए हैं सरकार बनाए हुए, सबसे ज़्यादा एमएलएज आप जीत करके आए थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वो आप हाथ में उंगलियां भी ज़्यादा हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और अच्छा हुआ कि आपने टीएमसी और आपको एक साथ नहीं पूछा, और आपने टीएमसी और कांग्रेस के बारे में एक साथ पूछा। आई थिंक दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन। जब टीएमसी आई, टीएमसी को लगा कि गोवा में ये मर्जर और एक्विजिशन का पॉलिटिक्स चालू था। उनको लगा कि ये एक्विजिशन हम करेंगे और हम बहुत आगे चले जाएंगे। उनकी दूसरी अपेक्षा थी कि कांग्रेस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी, उनके और विधायक निकल जाएंगे और जनता कहेगी कि हमें कांग्रेस का मुंह भी नहीं देखना। जब वो आए गोवा में, तब से आज तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को तोड़ा है, उन्होंने बीजेपी को नहीं तोड़ा है। लेकिन जब इस तोड़ने और जोड़ने की राजनीति में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। कांग्रेस इज अ पार्टी विथ इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जब टीएमसी यहाँ पे आ गई, उन्होंने वो कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स हटाना शुरू किया। इस मर्जर और एक्विजिशन के मामले में उन्होंने लुइजिन फलेरो को हटा दिया, उन्होंने अलेक्स रेजिनाल्ड को हटा दिया। तो जो पिछली बार 2017 में हुआ था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आज कांग्रेस की हालत ऐसी है कि सिर्फ दिगंबर कामत है। तो कल अगर चुनाव के बाद ये सवाल आता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुझे नहीं लगता कि आज आम जनता के दिमाग में भी वो सवाल है कि कांग्रेस में सिर्फ दिगंबर कामत है। मैं इससे जोड़ दूं, मैंने किसी को आज कह दिया कि कांग्रेस का सीएम के लिए फ्रंट रनर क्या दिगंबर कामत है। उन्होंने कहा राजदीप कोई रनर ही नहीं रह गया तो एक ही तो फ्रंट रनर होगा, बाकी सब रनर तो भाग गए। तो आम जनता के दिमाग में ये चला गया है कि अभी एक ही नेता है। लेकिन उसके अलावा और एक चीज हो गई कि जो बीजेपी ने किया और जो टीएमसी ने भी किया, कि पहली बार होगा जब से गोवा में कांग्रेस ने अपना सेटअप रेडी किया है कि पहली बार कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि 38 सीट्स के ऊपर एक नया उम्मीदवार दे सकते हैं और क्रेडिबल उम्मीदवार दे सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के पास कभी नहीं थी। हर चुनाव में ये लोकल सेटअप्स रहते थे, वो बोलते थे कि ये 4 सीट मेरे हैं, ये 2 सीट मेरे हैं, ये 3 सीट मेरे हैं, और जो पार्टी है उसको उनके सामने झुकना पड़ता था। और आप देखिए ना, आपके दर्शकों को पता चलना चाहिए कि पिछले चुनाव में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी। 2017 में 40 में से 17 सीट आई, फिर भी उनकी सरकार नहीं बनी। 17 में से 15 लोग हैं जो डिफेक्ट हुए हैं, केवल 2 रह गए, 2 मुख्यमंत्री, एक दिगंबर कामत और एक प्रताप सिंह राणे। अब वो प्रताप सिंह राणे भी लास्ट मोमेंट तक चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उसमें आखिर में उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तो रह ही गए दिगंबर कामत। तो बड़ी बात कही प्रमोद ने कि कांग्रेस एक तरह से नई कांग्रेस उभर गई। इस बार पोस्ट मनोहर पर्रिकर एक नई बीजेपी आपको दिखाई दे रही है, और पोस्ट डिफेक्शंस आपको एक नई कांग्रेस नजर आ रही है। मैं इस मुद्दे को आपसे जुड़ना चाहूंगा कि आप गोवा में जो पिछले, मतलब एक बात तो है कि वो कंसिस्टेंटली काम कर रहे थे गोवा में, इसीलिए आपको अभी जो वोट शेयर उनका दिखाई दे रहा है हर सर्वेक्षण में, वो उस कंसिस्टेंसी की वजह से है। लेकिन उनका बेसिक पोल प्लान क्या था और क्या सोच के उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की थी कि हम नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी ऐसा एक पर्याय लोगों के सामने रखेंगे, जहां पे हम फ्रेश फेसेस देंगे, क्रेडिबल फेसेस देंगे, और एक तीसरा ऑल्टरनेटिव लोगों के सामने देंगे। लेकिन इस टीएमसी आने के बाद, मतलब इमेजिन हाउ डिसरप्टिंग टीएमसी हैव बीन, प्रोबेबली टू द बेनिफिट ऑफ कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी। टीएमसी आने के बाद जो कांग्रेस पुरानी लग रही थी वो नई लगने लगी। तो आपका जो मुद्दा था कि हम नए फेसेस देंगे, एक न्यू ब्लड लाएंगे, वो तो कांग्रेस करने लगी। तो आप वहां से डिफ्लेक्ट होके चली गई कि हम ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो इस राज्य के सबसे बड़े समाज से आता है और ऐसा एजुकेटेड है, एरुडाइट है,
सो वो चले गए उस टेंजेंट पे। अब इंटरेस्टिंग बात ये हो गई है कि अगर आप देखेंगे वोट शेयर, तो कांग्रेस और आप इन दोनों का वोट शेयर नेक टू नेक है, दोनों ने अच्छे उम्मीदवार दिए, नए उम्मीदवार दिए हैं। तो वहां पे क्या होगा, जो स्प्लिट की बात आ रही है कि दिस इज अ डिफरेंट कांग्रेस विथ नो लीडरशिप प्रॉब्लम। और यहां पे आपका जो एक है कि जब तक टीएमसी नहीं आई थी सब आपको कह रहे थे कि बाहर वाली पार्टी है, ये नई पार्टी है। टीएमसी आ गई और आप पुरानी लगने लगी। तो मुझे लगता है कि टीएमसी ने आके पूरा डिसरप्शन तो कर दिया, बट उनका उससे कांग्रेस का भी फायदा हुआ और आपका भी फायदा हुआ। क्योंकि टीएमसी का स्लोगन है गोयंची नवी सकाळ, न्यू डॉन, नया डॉन। लेकिन नया डॉन में आपने सब पुराने डॉन ले लिए एक तरह से गोवा के, वेदर चर्चिल आलेमाओ है या लुजदीन फलेरो, ये सब तो कांग्रेस पर लड़े हैं कितने सालों से, कुछ एनसीपी से आए हैं, तो आपने एक नया चेहरा नहीं दिया। बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये किरण कांदोलकर जैसे मिलके आए यार। मतलब टीएमसी ने कांग्रेस के और या कांग्रेस के जो सहयोगी पक्ष है गोवा फॉरवर्ड, उनके प्रॉब्लम्स कैसे हल किए। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड की जो अलायंस थी, वो टॉक्स कहां पे अड़े हुए थे। कांग्रेस, अनलेस इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कांग्रेस एक फैमिली में 2 टिकट नहीं देना चाहती थी, और किरण कांदोलकर और उनकी जो वाइफ है, दोनों के लिए टिकट, उन दोनों को टिकट चाहिए था, और वहां पे कांग्रेस के अलायंस के टॉक अड़े हुए थे। सडनली किरण कांदोलकर और उनकी वाइफ को टीएमसी ले गई, इनका अलायंस हो गया। तो मतलब नहीं, पर यही चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज कांग्रेस को भी हुई है। माइकल लोबो, जो एक तरह से बारदेस या नॉर्थ गोवा के आप कहिए स्ट्रॉन्गमैन और या जो भी है बाहुबली जी माने जाते हैं। बाहुबली नॉर्दर्न प्लेन्स का शब्द हुआ। गोवा में क्या कहते हैं? गोवा में हम डॉन गोवा में आप माइकल को क्या कहेंगे? माइकल लोबो ऐसे है जो आज कह रहे हैं कि 5 सीटों पे मैं अपने उम्मीदवार ला सकता हूं। वो तो डेफिनेटली, ये तो केक तो किंग है या किंग मेकर है। नहीं, यही तो देखिए, यही माइकल लोबो बीजेपी में था जी। उसको और उसको वो चाहता था ना केवल मुझे टिकट मिले, मेरी पत्नी को भी दीजिए और अगल बगल के एरिया के लोगों को दीजिए। मैं हूं, बीजेपी छोड़िए, माइकल लोबो पार्टी हूं। तो बीजेपी तो तैयार नहीं हुई। तो जैसे बीजेपी नहीं तैयार हुई, जैसे ये पता चला कि अब लोग अपने पति पत्नी को दे रहे हैं, तो वो चला गया कांग्रेस के पास। अब कांग्रेस उस समय तृणमूल कांग्रेस को टारगेट कर रही थी, एक एमएलए या वर्कर को ले रही थी, तो कांग्रेस को भी कुछ चाहिए था। तो जब माइकल लोबो कांग्रेस के पास आया, तो कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, चलो हमारे पास कौन तो आ रहा है। और आपने उसने इस तरह से अब टिकटें दी है कि उसको 5 टिकटें उसके लोगों को दी है। अब चुनाव के बाद अगर 5 में से 4 जीत जाए, तो आप बीजेपी एक तरफ, एमजीपी, कांग्रेस, आप टीएमसी ये छोड़िए, दूसरी तरफ एक माइकल लोबो पार्टी बन सकती है और वो किंग मेकर बन सकता है गोवा का। किंग बनेगा या किंग मेकर बनेगा? 4 एमएलए के साथ व्यक्ति गोवा में किंग मेकर बन सकता है। लेकिन कितने किंग मेकर होंगे? आम आदमी को भी किंग मेकर बोल रहे हैं, टीएमसी को भी किंग मेकर बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आम आदमी को माइकल लोबो भी किंग मेकर। नहीं, आम आदमी को किंग मेकर इसलिए बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एटलीस्ट अब तक हम सब लोग गोवा में बिलीव करते हैं कि अगर कल आम आदमी पार्टी की 4-5 सीटें आ जाती है और बीजेपी को 4 सीटों की जरूरत है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अच्छा, इतना तो है, अभी तक तो हम इतना बिलीव करते हैं कि ये नहीं होगा। और कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जैसे बीजेपी आज गेज नहीं कर सकती कि उनका वोट शेयर कितना है, उनका केडर कितना दूर चला गया, वैसे ही बिकॉज ऑफ दिस न्यू फेसेस एंड न्यू सेटअप, कांग्रेस भी आज गेज नहीं कर सकती कि उनका वोट शेयर एक्चुअली ऑन ग्राउंड कितना है, उनको कितना मिलेगा। नहीं, देखिए, अगर एमजीपी को आम आदमी किंग मेकर, आम आदमी को किंग मेकर, किंग मेकर बहुत है। 4 एमएलए लेकर एमजीपी किंग मेकर बन सकती है या किंग बनना चाहेंगी धवलीकर फैमिली। 4 एमएलए लेकर अगर आप आए तो आप भी किंग मेकर बन सकती है। माइकल लोबो अगर 4 एमएलए लेकर आए, हालांकि वो कांग्रेस में है, तो वो भी किंग मेकर बन सकता है। विजय सरदेसाई जो 3 सीटों पर लड़ रहा है, अगर 3 में से 2 जीत जाए गोवा फॉरवर्ड, वो भी किंग मेकर बन सकता है। गोवा में किंग मेकर की कोई कमी नहीं है, किंग की कमी है, किंग की कमी है, किंग की कमी है। आज दोनों किंग्स को पता नहीं है कि अपना वोट शेयर कितना है। किंग्स की बात चल रही है, तो अब हम इंटरव्यू के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कुछ किरदारों के नाम लेंगे और हम चाहते हैं कि क्रिस्प 1 वर्ड और 1 सेंटेंस उसमें आप डिफाइन करने की कोशिश करें। सारे नोन फेसेस हैं, नेशनल ऑडियंस के लिए भी, गोवा के लोगों के लिए भी, और हम चाहते हैं कि बारी बारी से। प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत
मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने गवर्नर का इंटरव्यू किया जिसमें गोवा के गवर्नर ने तब कहा था सत्यपाल मलिक की बहुत करप्शन है, और प्रमोद सावंत का नाम लिया था। देखो, प्रमोद सावंत इन माय व्यू इज अ वीक चीफ मिनिस्टर, वो कमजोर मुख्यमंत्री है, और इसी वजह से जो मनोहर पर्रिकर से प्रमोद सावंत का जो गैप बना है ना, वो बीजेपी को आज की तारीख में नुकसान पहुंचा रहा है। एक स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर से जब आप वीक चीफ मिनिस्टर पर आते हैं, असली चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत नहीं है, असली चीफ मिनिस्टर कोई और है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बाबूश मोन्सेरात। बाबूश मोन्सेरात इज अ अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट। जो चुनाव जीते वो कांग्रेस की टिकट पे जीते, और बाद में जब पता चला कि कांग्रेस की अगले 2 साल सरकार नहीं बनेगी तो बीजेपी में चले गए। आज बीजेपी में उनका ये हाल है कि वो बीजेपी को बोल रहे हैं कि मुझे इतने टिकट चाहिए। आज वो खुद उम्मीदवार है, एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, उनकी पत्नी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर थी, उनके सुपुत्र जो है वो पणजी सिटी के मेयर है। मतलब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिज्म और क्या है? नहीं, अगर कोई आपको कल कहे निखिल दिल्ली में या यूपी में कि बीजेपी में घरानेशाही नहीं है, प्लीज शो देम मोन्सेरात। बेटा मेयर, पत्नी मिनिस्टर, बाबूश स्ट्रांगमैन, और उसके साथ साथ जब मैंने बाबूश को कहा कि स्ट्रांगमैन, उन्होंने कहा उनके सपोर्ट नहीं, स्ट्रांगमैन नहीं, रॉबिन हुड, ये हमारा रॉबिन हुड है। तो एक तरफ कोई उसे रॉबिन हुड कहता है, दूसरी तरफ कहता है स्ट्रांगमैन। टैसिट अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात होती थी पर्रिकर साहब और बाबूश के बीच में कि एक आदमी पणजी में एमएलए बनेगा और स्टेट संभालेगा, और एक आदमी कॉरपोरेशन चलाएगा। इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, क्या इनमें कोई भी दम है? मुझे लगता है कि एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग था, मतलब वो कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं था, बट टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल था, क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि जब इतने बड़े 2 हाथी अगर एक दूसरे से भिड़ जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। सो क्या आप भिड़ेंगे जिसका परिणाम आपके हाथ में नहीं है? म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यूजुअली राजनेता को लगता है कि वो जो भी स्ट्रेटेजी करेंगे उसका थोड़ा तो परिणाम उनके हाथ में रहना चाहिए। पर्रिकर और बाबूश की जो टक्कर होती थी उसमें परिणाम किसी के हाथ में नहीं होता था। तो ये जो अनसर्टेनिटी थी, तो उसके वजह से मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग था। ये सिर्फ वो पणजी कॉरपोरेशन या पणजी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में नहीं, पणजी और तालीगांव के बारे में भी था। मैं उस तरफ जाने से ही बच रहा था, क्योंकि फिर वो पूरा इल्जाम की शक्ल में हो जाता। अमित पालेकर। अमित पालेकर आम आदमी पार्टी का चेहरा, लेकिन क्या वो वो देखिए, कल तक अमित पालेकर को मुझे नहीं लगता 1 साल पहले कौन गोवा का कोई पूरे गोवा में उसकी पहचान थी। आज सडनली वो फेस बन जाता है, बट नया चेहरा, और कभी कभी नयापन उनका स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि नाइट इन अ शाइनिंग आर्मर, लेकिन वो युद्ध जीतेंगे या नहीं वो पता नहीं। हाँ, वो खुद का युद्ध जीतेंगे ये उनके सब, लेकिन देखिए कैसे हवा बदलती है। मुझे लगता है नवंबर दिसंबर में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ था यहाँ ओल्ड गोवा में, कि वहाँ चर्च लैंड पे, पुराने हेरिटेज लैंड पे कोई नई बिल्डिंग बन रही थी, उसको लेकर अमित पालेकर जाकर वहां धरने पर बैठ जाते हैं, और सडनली गोवा में उनका चेहरा फ्रंट पेज पर आता है। जब सेकंड वेव चल रही थी कोविड की, उस वक्त भी बहुत काम किया था, बहुत काम किया। सो नाइट इन अ शाइनिंग आर्मर, लेकिन युद्ध जीतेंगे या पता नहीं, या खुद का युद्ध जीत पाएंगे वो भी उन पर सवाल है, क्योंकि वो टफ कंस्टिट्यूंसी है उनके लिए। अमित पालेकर, उत्पल पर्रिकर, माफ कीजिए, उत्पल पर्रिकर इज द वाइल्ड कार्ड ऑफ दिस इलेक्शन। उसको पता नहीं है कि उत्पल पर्रिकर, मतलब दो लेवल्स पे, कि उत्पल पर्रिकर ने सडनली पणजी का जो बैटल है वो डेविड वर्सेस गोलियत कर दिया है, और उस तरफ ये भी पता नहीं चल रहा है कि पूरे राज्य से उनको जो बीजेपी के केडर का समर्थन मिल रहा है, उसका भारतीय जनता पार्टी के केडर पे क्या असर होगा, और कितना केडर पार्टी से दूर चला जाएगा। इसी बीइंग स्टबर्न, प्रमोद सावंत कह रहे हैं कि हमने 3 सीट्स ऑफर किया और उनको बोला कि आप 3 में से किसी पे भी हाथ रखो, वो आपका होगा। उनका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा ये था कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उनके पिताजी ने रिप्रेजेंट किया है उसमें आप अच्छा उम्मीदवार दे दीजिए, मैं पीछे हट जाऊंगा। सो उनका जो डिमांड था, सो बीजेपी एक्चुअली वेंट इन दिस ट्रेडिशनल टिपिकल नेगोशिएटिंग गोवन मोड, कि आपको ये चाहिए तो हम आपको ये इतना ज्यादा दे देते हैं, लेकिन उसको वो इतना ज्यादा चाहिए ही नहीं था, उसको सिर्फ यही चाहिए था। नहीं, मैं कहूंगा उत्पल पर्रिकर इज एक्चुअली पुरानी बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी, ये एक प्रॉक्सी बैटल है। प्रमोद सावंत रिप्रेजेंट्स न्यू बीजेपी इन अ वे,
एंड उत्पल पर्रिकर रिप्रेजेंट्स ओल्ड बीजेपी। जो मनोहर पर्रिकर के क्लोज लोग थे, जो उनके नज़दीक लोग थे, उन्होंने एक तरह से उत्पल पर्रिकर के जरिए एक मैसेज देना चाहा है बीजेपी को कि हम भी हैं, अभी भी हमें मत भूलिए। एक आखिरी प्रश्न है हमारे पैनल पे। दो गोवंश हैं और जिन्होंने राजनीति को करीब से दूर से हर नेशनल स्टेट दोनों लेवल्स पे देखा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए, और ये एकदम फ्री, आप जो भी चीज़ें गिनाना चाहें, वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी बात इस पॉलिटिकल गेम में हो नहीं पा रही है। गोवा में कौन सी बातें होनी चाहिए थी, आम गोवन के इश्यूज कौन से हैं जो इस पॉलिटिकल केओस में, जिनके बारे में हम सुन नहीं पा रहे हैं, स्पेशली नेशनल मीडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा था, और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था कि विकास जिसको हम कह रहे हैं कि उसका डेफिनेशन और लिमिटेशन क्या है गोवा जैसे छोटे राज्य के लिए। ये मुद्दे अब पीछे पड़ गए हैं सिर्फ एक वजह से कि उससे एक बड़ा सवाल आज गोवा के मतदाताओं के सामने है कि क्या ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल क्लास जिसने ये गंदगी मचा रखी है, क्या ये क्लास हमें चाहिए या नहीं। मुद्दे बाद में देख लेंगे, जो चुन के आएंगे उनसे मुद्दे सॉल्व भी करवा लेंगे, लेकिन ये क्लास जिन्होंने 2017 के बाद इतनी गंदगी मचाई हुई है, ये लोग हमें चाहिए या नहीं, आई थिंक ये मुद्दा है। 3 ईज, एम्प्लॉयमेंट जिसका जिक्र किया, नौकरियां। लास्ट ईयर मुझे लगता है करीब गोवा वाज वर्स्ट अफेक्टेड अमंग ऑल स्टेट्स बिकॉज ऑफ कोविड। 25% से ज़्यादा यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई थी, अभी भी डबल डिजिट्स में। टूरिज्म खत्म हुआ है, और माइनिंग को, टूरिज्म कोविड की वजह से, माइनिंग सुप्रीम कोर्ट की वजह से। सेकेंडली एनवायरनमेंट, पर्यावरण। इतने सुंदर राज्य में अगर आप कोस्टल रूल्स को इस तरह से का उल्लंघन करेंगे, पेड़ काटेंगे, दूध सागर फॉल्स के बीच में अगर आप जाके कोई ट्रेन करना चाहते हैं या पावर प्लांट करना चाहते हैं, तो ये विकास का मतलब क्या है। लेकिन मैं What is the carrying capacity of Goa? हाँ, कितना गोवा की कैरिंग, ये बहुत अच्छा शब्द है कि गोवा एक छोटा राज्य है और भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ के पर्यावरण को डिस्ट्रॉय करेंगे, जैसे पिछले साल में साइक्लोन हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बदलाव आ रहा है, उसका कितना असर होगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट और थर्ड इकोनॉमी। आप देखिए, गोवा हैज अ 19,000 करोड़ डेट टुडे। यू नो, इट इज अ स्टेट विच इज नॉट एबल टू जनरेट इनफ रिसोर्स रेवेन्यूज, बट क्योंकि पॉलिटिक्स जिस तरह से दी गई है, सरकार डोल की पॉलिटिक्स में फंस गई है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा है एम्प्लॉयमेंट। मैं कहूँगा अगर एक ऐसी स्थिति बन जाए कि आप जब तक कोई नए उद्योग नहीं ला पाएंगे गोवा में, ताकि जो यंग गोवंस हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले। ज़्यादा से ज़्यादा गोवंस अब माइग्रेट कर रहे हैं, और ये बहुत जो टैलेंटेड है चाहते हैं कि ये, मैं समझता हूँ कोई भी गोवन छोड़ना नहीं चाहता गोवा। मैं तो वापस आना चाहता हूँ निखिल, लेकिन अपॉर्चुनिटी चाहिए। आप अपॉर्चुनिटी लाइए। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है सर? नहीं मिल रही है, मैं नहीं, पर देखिए मैं ढूंढूंगा, वो बात अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है गोवा शुड बी फॉर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज। और आपने एक पार्टी का जिक्र नहीं किया जो और एक एक्स फैक्टर इस चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर, रेवोल्यूशनरी गोवंस। अगर रेवोल्यूशनरी गोवन जो एक तरह से गोवा फॉर गोवंस का जो ये स्लोगन कर रही है, 8-10% लेती है, 6-8% भी लेती है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, 500,000 वोट, वो डिसाइड कर सकती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। मनोज परब को हम एक ही लाइन में समअप कर सकते हैं, राज ठाकरे या अरविंद केजरीवाल। नहीं, सही है। देखिए, तो इसलिए गोवा इज एट अ क्रॉसरोड्स बॉस। ये स्टेट एक ऐसी जगह में है, हर ये जो कसिनो कल्चर है, हर प्रांत से लोग आते हैं यहाँ कसिनो खेलने, हर लोग आते हैं बागा से लेके कांडोलिम में मजा करने। लेकिन क्या हो रहा है, मैं कल गया था सूजा लोबो, यहाँ का रेस्टोरेंट है, गोवन चलाता है, उसको धमकियां दी गई है, दिल्ली से पार्टियां आ रही हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि आप ये जगह छोड़ो। टीटोस, उसने भी करप्शन का मुद्दा उठाया है। यानी देखिए, जब तक आप ये गोवा को आप एक तरह से अपना ये मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, एक बार कहा था, मैं आई हूं गोवा को लूटने, ये नहीं चलेगा बॉस। अगर ये इसी तरह की, इसलिए मैंने कहा कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों से बड़ा एक मुद्दा है कि अगर जब तक इस पॉलिटिकल क्लास को आप नहीं बदलोगे, तब तक उनमें ये मुद्दे हल करने की ताकत नहीं होगी, और ना ही कमिटमेंट होगा, ना ही कन्विक्शन होगा। मेरे साथ दो गोवंस हैं जो गोवा को समझते हैं, और ज़्यादातर गोवंस जिनसे मैं अभी तक मिला हूँ, दे आर एडुकेटेड, अच्छे से बात करते हैं, वेरी अच्छी हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड करते हैं।
लेकिन जो अच्छी बातें आप बोल रहे हैं, क्या ऑर्डिनरी गोवंस उस हिसाब से वोट डालेंगे? आपको क्या लगता है? मैं सिर्फ दो बातें बोलूंगा। पिछले 2 चुनावों में 2012 और 2017, इन दोनों चुनावों में जनता ने 80% कैबिनेट मंत्रियों को हराया और घर भेजा। 2012 में भी यही हुआ, जहां पे 80% कांग्रेस के मंत्री हार गए। 2017 में 80% बीजेपी के मंत्री हार गए। तो आप सोच सकते हैं कि गोवा के जनता को सब पता है, क्या करना है वो भी पता है। और जब ये फ्रेगमेंटेशन की बात होती है, यू मे कॉल मी एन ऑप्टिमिस्ट, बट आई फंडामेंटली बिलीव कि कंसोलिडेशन होगा, वोट स्प्लिट नहीं होगा, और अगले लास्ट जो हफ्ता वीक जो है उसमें पता चलेगा कि हवा का रुख कहाँ। सदैव कनकर मैं बिल्कुल, देखिए गोवा के लोगों में मुझे बहुत विश्वास है। गोवा के लोग अभी भी, जैसे आपने कहा, दिल बड़ा है हमारा। हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते लाइफ में जितना आप लोग उत्तर भारत में स्ट्रेस लेते हैं। नहीं, वो देख रहा है सर शर्ट में। बिल्कुल शर्ट। मैं जा रहा हूँ, एक शूट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ने एक फेनी की फार्म की है तो वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा ज़रूर निखिल, कि मुझे लगता है कि एक समय आ गया, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, उसमें कुछ ना कुछ एक बदलाव होना चाहिए गोवा जैसे राज्यों के लिए, कि अगर आप पार्टी बदलना चाहें ना, आप 6 साल के लिए मंत्री नहीं बन सकते। क्योंकि ये जो मंत्री का जो लोभ है ना, मलाई है, वो लोगों को ऐसी चीजें करवाता है। 2 बदलाव आने चाहिए। और क्या है? पहला बदलाव ये होना चाहिए कि जब आपका एंटी डिफेक्शन एप्लीकेशन स्पीकर के पास जाता है, उसका टाइम बाउंड डिस्पोजल होना चाहिए। क्योंकि 2 साल से अभी तक नहीं हुआ है। अगर आप पार्टी को छोड़ना चाहेंगे, फॉरगेट अबाउट 2/3, अगर आप सबके सब भी पार्टी को छोड़ना चाहेंगे, आपको इस्तीफा देना होगा और जनता के पास वापस जाना होगा। अरे वो जनता उन्हीं को वोट देगी। उससे मुझे कई ऐसे डिफेक्टर्स हैं। एटलीस्ट वो तो हमारा डिसीजन होगा। इसीलिए हमारा डिसीजन वो हो सकता है। एग्जैक्टली मैंने ये सवाल मैंने पूछा क्यों था कि क्या गोवंस वोट करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने डिफेक्शंस हुए हैं अभी ये 5 साल में, लोगों ने जनरली उनको चुना है। इसलिए मैंने पूछा था कि एक फर्क है। जनरली जब बाई इलेक्शन होता है, कोई भी चुनाव जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके खिलाफ जनरली नहीं जाता। लेकिन गोवा में जो डिफेक्शन हुए हैं उसमें से 90% डिफेक्शंस इस्तीफा देके नहीं हुए हैं, वो सीधा 2/3 डिफेक्शन, एनमास डिफेक्शन हुए हैं। वो फर्क है। और जो चौथा सीट जो था बाई इलेक्शन में, जहां पे बाबूश मोन्सेरात कांग्रेस की टिकट पे चुन के आए थे, वो आज बीजेपी में है। तो इसीलिए बाई इलेक्शन में मोर और लेस जनता सत्ताधारी पार्टी जो है उसके साथ रहती है। लेकिन जो बाकी डिफेक्शंस हुए थे उनका फैसला करने का जनता को तो मौका ही नहीं मिला। ठीक है, वो अब करेंगे। ठीक, जनता को मौका अब मिल गया है फाइनली 40 सीटों पे गोवा के भविष्य को तय करने का, और हम चाहेंगे कि एक इन्फॉर्म चॉइस गोवंस इस बार करें। पिछली बार की तरह जो भी जनता का फैसला होगा वो तो नेताओं को एक्सेप्ट करना ही है, लेकिन एक बेहतर चुनाव का ऑप्शन फिलहाल आपके पास में है। निखिल, एक छोटी सी बात प्लीज, मैं आपका और लल्लन टॉप का वाकई दिल से मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। क्योंकि 20-25 साल पहले जब इस तरह के चुनाव होते थे, एक तरफ उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ गोवा, 99.9999 क्या 100% आपका कवरेज केवल यूपी पर होता, गोवा एक टिकर पे आता। आपने ये प्रोग्राम करके कम से कम मुझे लगता है गोवा की अस्मिता को आपने लोगों के सामने रखा है। इसके लिए थैंक यू। पत्रकार जाग रहा है। नहीं, ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी तब भी थी, लेकिन तब ड्यूटी किसी ने मारी। मैं तब नहीं था ना सर। मुझे अच्छा लगता है ये मीडिया बदला है, और इसने भी जो प्रमोद ने अपने चैनल के जरिए जिस तरह की कवरेज की है, मुझे लगता है आप उनका चैनल देखिए, उन्होंने हमेशा एक अच्छा स्तर रखा है, जो हमारे दिल्ली के कभी नोएडा चैनल्स को भी सीखना चाहिए कि किस तरह से टीवी पत्रकारिता हो सकती है। और लल्लन टॉप ने दिखाया है कि डिजिटल में भी आप बियॉन्ड द विंध्यास भी आ सकते हैं, आप पश्चिम भारत भी आ सकते हैं, केवल उत्तर भारत पर आपकी नजर मत रखें। नहीं यार, इतना मेरे अंदर का पत्रकार जाग उठा है, इसलिए एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इतना ध्यान गोवा पर इस वजह से है कि यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं बचा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इसी वजह से है क्योंकि मुझे लगता है कि गोवा का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है।
वो एक तरह से नेशनल लेवल का एक मिनिएचर बन गया है। हमारी राजनीति का स्तर इतना गिरा है ना, और इतना कॉम्पिटिटिव भी हो गया एक तरह से। गोवा कंपटीशन भी दिखा रहा है, हर पार्टी आ रही है, नेशनल पार्टी भी आ रही है, और उसके साथ साथ राजनीतिक स्तर किस तरह से गिर गया है उसका भी एक आईना गोवा दिखाती है। वैसे जो आपने कवरेज पार्ट आपने कहा, जो पॉलिटिकल फोकस है उसके बारे में तो जो नेता हैं वो बेहतर बताएंगे, लेकिन एज अ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ललन टॉप ने हमेशा कोशिश की है फैंस हियर, सो इट इज नाइस टू नो। क्या आपके बहुत सारे फैंस गोवा में भी है। तो हम दरअसल इस चीज़ को दर्ज करना चाहते हैं कि हम कभी भाषा के फेर में बंधे नहीं। हम जानते हैं कि हम हिंदी में बात करते हैं, ज़्यादातर दर्शक हमारी हिंदी समझते हैं, लेकिन हम उसमें बंध नहीं जाना चाहते हैं कि जहां हिंदी कम बोली जाती है या टूटी फूट। हमारा पूरा फोकस रहता है लोगों के मुद्दे, लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाने में। अब उसमें अगर भाषा बाधा अगर बन रही है तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। आप सबटाइटल डाल सकते हो, आप इंटरप्रेटर रख लीजिए। आपका काम है मुद्दों को कवर करना, उसको लोगों तक के पहुंचाना, और उसको किस तरह हम पूरा कर सकते हैं उसकी कोशिश में लगे रहते हैं। दक्षिण में जब चुनाव हुआ था, तमिलनाडु हम गए थे, हम केरला भी गए थे, और गोवा भी आए हैं। गोवा में हमको लैंग्वेज की ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, बढ़िया हिंदी आप लोग बोलते हैं और बड़ा सुंदर राज्य है। ऑन दैट नोट इस बातचीत को यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। आप देख रहे थे दी ललन टॉप की गोवा चुनाव यात्रा। इस बातचीत को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है और बड़ी मेहनत से एडिट किया है हमारे साथी रजत और रूहानी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।